सारथी। मुंबई में पीएम मोदी का पहला रोड शो, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी का आगमन और रात्रि प्रवास कार्यक्रम निरस्त, कल आएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की बिगड़ी तबीयत, उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कल सपा मुखिया अखिलेश यादव संग करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खरगे और अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, 4 जून को गठबंधन की जीत का किया दावा। और झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार, आलम के सचिव के घर मिले थे 37 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किए जाने की बात सामने आई है। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 70 वर्ष की थी। माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थी। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों ने कहा कि माधवी राजे ने सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिन से वह वेंटिलेटर पर थीं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें 15 फरवरी को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ निमोनिया भी हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जहां 7 मई को मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान भी सिंधिया का लगातार दिल्ली दौरा होता रहा। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उनका नेपाल के राजघराने से संबंध था। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1966 में उनका माधवराव सिंधिया के साथ विवाह हुआ था। अब रुक करते हैं अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ढिंडोरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीबों को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन दे रहा है, हर घर जल, उज्ज्वला व गैस के कनेक्शन दे रहा है। योजनाओं का लाभ देने में हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा। सबके लिए योजनाएं बनाई और सबको योजनाओं का लाभ दिया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा करना चाहती हैं। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा है और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति प्रकार के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा यह नकली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ उनका इशारा था। वहीं उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गुट की तरफ भी उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तब मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। ये जो विनाश हो रहा है यह बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। यह सपना पूरा हुआ है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब
ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा है। आज रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं केजरीवाल। केजरीवाल संग सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। कल अखिलेश यादव से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सपा मुख्यालय पर होगी ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आम आदमी पार्टी और सपा के बीच। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे हैं। उनके कार्यकर्ता हैं, साथ में मौजूद हैं। इसके साथ कई चीज है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब जो है लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल का यहां पे राज तिलक होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाई जा रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे फूल माला पहनाया जा रहा है और अगरबत्ती के साथ आरती के साथ में जो अरविंद केजरीवाल के साथ में जो है महिला भी हैं बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही साथ में साफ तौर पे शेर आया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए जिस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब जो है यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल क्योंकि जिस तरीके अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार चर्चा थी और इसके बाद से संजय सिंह भी साथ में मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ में। और अब जो है पूरी लखनऊ एयरपोर्ट पे है और लखनऊ एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल आप अलग हो जाइए आराम से चलिए ना आप लोग दाएं चले चले आगे से निकल जाएंगे इधर आना भाई। इधर नहीं ठीक है। साइड में होइए भैया, यार साइड हो जाओ यार, रुक जाओ। अरविंद सर कल जेल से छूटने के बाद पहली बार तुम जान रहे हो भाई सर जेल से छूटने के बाद पहली बार आप जो है आप लखनऊ आए हैं, पहली बार लखनऊ आए हैं। चलिए आप चलिए तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि पहली बार जेल से छूटने के बाद लखनऊ आए हैं और आने के बाद ही जिस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर लखनऊ पहुँच करके, क्योंकि कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होता नजर आए सिंह हमारे साथ में। सर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे साफ तौर पे जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे अखिलेश यादव के साथ में। तो ये संजय सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कैमरा वादी साथ में संजीव पीछे देख के विशु भाई का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर आए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका नारे के साथ स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद
अरविंद केजरीवाल सपा नेताओं के बीच ये दोनों पार्टियों के नेता इस यहाँ से अब एयरपोर्ट से निकले हुए हैं। अब सीधे माना जा रहा है कि कल जो है एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अखिलेश यादव के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद कई मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे, उनका भव्य स्वागत किया गया है। केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मीडिया से हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं की है। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल केजरीवाल ने कोई बातचीत नहीं की है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे हैं। कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा और आम आदमी की पार्टी के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह द्वारा बुरे आंसरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत धुरी के डीएसपी तलविंदर सिंह की रहनुमाई में थाना सिरपुर के अधीन पड़ते वजीदपुर वदेसा में हुई हत्या को ट्रेस करके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां रदौर में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माढ़ी ने गुरनाम सिंह चढ़ोनी के इनेलो को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि किसान संगठनों का कर्तव्य है कि किसानों की मांगों व उनकी आवाज को बुलंद करना। किसी राजनीतिक संगठन को समर्थन करने का अर्थ उन किसानों की भावनाओं को आहत करने का कार्य करना है। आज अगर चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो साधारण लोगों में, चाहे वो चौक में, चौपालों में, बस में, टेम्पो में, कहीं भी बैठ के अगर आप देखेंगे तो एक ही चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दायरे ये जो किसानी से अपने आप को जोड़ना चाहता है, उनको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और आज आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से दिखाई दे गया है कि ये सारा राजनीति का प्रोपोगेंडा था। और हो सकता है, मैं फिर कहता हूं, बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं, हमने हमारा 100% प्रयास किया। हमने पहले की सरकारों से बेहतर करने का प्रयास किया। अगर देखेंगे तो उनसे हमने बहुत बेहतर किया है। देश के बाद में अगली खबर बिहार से है, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि मैं किसी की पार्टी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि नीतीश कुमार की तरह कोई नेता नहीं है और बिहार में कोई दूसरा नेता नीतीश कुमार की तरह पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़े। पैरोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए अनंत सिंह ने साफ कहा कि नीतीश कुमार की तरह न कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा। बिहार में उनके जैसा मुख्यमंत्री कभी नहीं होगा। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी। उनके भाई आज भी दवा बेचते हैं, बेटा भी राजनीति से दूर है। सीएम के परिवार के बारे में सबको पता है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां हजरतगंज पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स संघ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अटल चौक, पार्क रोड, नरही, डालीबाग में फ्लैग मार्च हुआ है। आपको बता दें 20 मई को राजधानी में 5वें चरण के वोट पड़ेंगे, जिसको लेकर ये फ्लैग मार्च किया गया है। तो 20 मई को राजधानी लखनऊ में ये वोट पड़ेंगे। उससे पहले ये प्रशासन और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। हजरतगंज में पुलिस का ये फ्लैग मार्च हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अटल चौक, पार्क रोड, नरही, डालीबाग में फ्लैग मार्च हुआ है। 20 मई को राजधानी में पड़ेंगे 5वें चरण के वोट। तो 20 मई को राजधानी में 5वें चरण के वोट पड़ेंगे। लखनऊ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हजरतगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। 20 मई को 5वें चरण में लखनऊ में वोट पड़ेंगे और उससे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फ्लैग मार्च किया गया है। आम लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने को लेकर यह फ्लैग मार्च किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज में यह फ्लैग मार्च हुआ है। पैरामिलिट्री के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अटल चौक, पार्क रोड, नरही, डालीबाग में यह फ्लैग मार्च हुआ है। तो लखनऊ से अहम खबर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चौथे चरण के पूरे होने के बाद अब 5वें चरण की तैयारी चरम पर है। आपको बता दें देश की निगाहें अब 5वें चरण के मतदान पर टिकी हुई हैं। चुनाव के बीच यूपी में सियासी पारा भी हाई हो गया है। इस बीच कुंडा विधायक राजा भैया की समर्थकों के साथ बैठक के बाद अब एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा के विधायक राजा भैया का रोल काफी अहम होता जा रहा है। राजा भैया के एक फैसले से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल राजा भैया ने किसी भी दल को प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है। वहीं धनंजय सिंह भी अहम रोल निभाते नजर आ रहे हैं। देश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शान शौकत कहे जाने वाले धनंजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान था कि अब वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही धनंजय सिंह की ओर से घोषणा होती है, सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो जाती है। बता दें कि जब से पत्नी श्रीकला का बसपा से टिकट कटा, धनंजय सिंह तब से बसपा से नाराज चल रहे थे। वहीं बीजेपी में धनंजय के आने की खबर से भाजपा में भी जो ठाकुर वोटों को लेकर चिंता की जो लकीरें थी वो कम होती नजर आई, क्योंकि बीजेपी के पुरोधा माने जाने वाले कृपाशंकर खुद जौनपुर से उम्मीदवार हैं और दो ठाकुरों के आमने सामने हो जाने से एक बड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का संकेत दे दिया। जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने विवेक से ही वोट करें। नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनसे बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं।
आज भाजपा संजीव बलियान के आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी में? जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें और ऐसे ही हम लोगों की लड़ाई सरकारों लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर इन बाहुबलियों के ऐलान का असर साफ तौर पर दिखाई देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करने वाली सरकार को माफियाओं की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या जीत का रास्ता तय करने के लिए बीजेपी भी अब माफियाओं के भरोसे ही हो गई है? हालांकि पिछले सप्ताह राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी के समर्थन में रह सकते हैं। वहीं कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बुलडोजर नीति पर भरोसा नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। घर बड़े मुश्किल से लिखता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। वहीं आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस पीसी के माध्यम से पूर्वांचल पर निशाना साधा गया। पूर्वांचल पर निशाना साधने का साफ मतलब था कि योगी सरकार को घेरा जाए, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ही आते हैं। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। और फिर बात लौटकर वहीं के वहीं आ जाती है कि आखिर तमाम बयानों के आने के बाद भी माफिया और बाहुबलियों पर ही चुनावी समर क्यों खेला जा रहा है? क्या 5वां चरण बाहुबलियों के नाम होगा? सवाल उठता है कि आखिर धनंजय सिंह इतने अहम क्यों? पूर्वांचल में धनंजय सिंह का प्रभाव किन वोटरों पर अहम छाप छोड़ता है? साथ ही राजा भैया क्यों जरूरी है या सिर्फ मजबूरी है बीजेपी की? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में 16 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है। पीएम मोदी कल करीब 3 बजे उनका हेलीकॉप्टर शहर के पुलिस लाइन में लैंड होगा। इसके बाद पीएम मोदी सीधे कार से जनसभा स्थल जेआईसी मैदान पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर एडीजी प्रयागराज जोन ने डीएम के साथ जनसभा स्थल का जायजा लिया है। वहीं अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम मोदी प्रतापगढ़ में जनसभा के जरिए चुनावी माहौल को बनाएंगे। अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के कोई भी दावे हवा 24 हारने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। मुझे विश्वास है, जैसा उत्साह है, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे कुंडा और बाबागंज हो, यह पांचों विधानसभा में 2014 और 2019 में जो वोट मिला था उसमें व्यापक बढ़ोतरी हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। कौशाम्बी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन गरीबों, पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। वह गरीबों के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश के घुसपैठिए उनके वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि ये लोग हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी के मौत पर फातिया पढ़ने गए थे। ये वही लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के भगोड़े हैं और वह रायबरेली में भी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शान और शौकत कहे जाने वाले धनंजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान यह है कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही धनंजय सिंह की ओर से घोषणा हुई, सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो जाती है। आपको बता दें कि जब से पत्नी श्रीकला का बसपा से टिकट कटा है, धनंजय सिंह तब से बसपा से नाराज चल रहे हैं। वहीं बीजेपी में धनंजय के आने की खबर से भाजपा में भी जो ठाकुर वोटों को लेकर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। अगली खबर शामली से है, जहां गंगेरू में क्लिनिक का संचालन करने वाली एक महिला ने एसपी शामली से शिकायत करते हुए कुछ तथाकथित डॉक्टरों, किसान नेता एवं अन्य पर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला ये है सर, 4 महीने पहले मेरे पास एक डिलीवरी के लिए आई थी साधना, वाइफ ऑफ निशु, गाँव बाहर से। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो दिखाने के लिए आई थी। मैंने देखते ही मना कर दिया, उसकी हालत गंभीर थी कि जी आप इसका ऑपरेशन करा लो। और सामने डॉक्टर किरण के यहाँ पे चली गई। डॉक्टर किरण ने अपने पास लिटा कर रखी और उस पर वो डिलीवरी नहीं हुई, शामली भारत हॉस्पिटल में लेकर के चली गई। उसको जा कर के वहाँ पर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। पूरी रात मरा हुआ बच्चा हॉस्पिटल में रखा, भारत हॉस्पिटल सामने टायर मार्केट में। अगले दिन लगभग 10-11 बजे से जोर जबरदस्ती करके मेरे वहाँ पे गिरवा दिया बच्चा। इन लोगों ने मिलकर डॉक्टर अनुज भारत हॉस्पिटल, डॉक्टर किरण कांदला, डॉक्टर दिलशाद सारा नर्सिंग होम, डॉक्टर रिया सारा नर्सिंग होम कांदला, विनोद निर्वाल, इन सब ने मिलवा के जो है वहाँ पे मेरे वहाँ पे बच्चे गिरवा दिया और दबाव बनाया, जोर जबरदस्ती करी कि जो है हॉस्पिटल को खर्च देना पड़ेगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां CUET का पेपर लीक हुआ है। महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में यह पेपर लीक हुआ है। कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। दूर दराज इलाकों से आए छात्रों का गुस्सा फूटा है। कॉलेज के परिसर में छात्रों द्वारा किया गया पथराव। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मंधना इलाके में यह कॉलेज है। पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया है। तो कानपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET की परीक्षा पेपर लीक करने का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि परीक्षा खत्म होने के बाद भी कुछ
कमरों में एंट्रेंस एग्जाम देने आए परीक्षार्थियों को रोका गया, उनका पेपर सॉल्व कराया गया। इससे आक्रोशित सैकड़ों स्टूडेंट ने कॉलेज में जमकर हंगामा और बवाल किया है, तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी। तो कानपुर से यह अहम खबर, CUET का ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बाजार खाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जैद नामक युवक की हत्या में ये दोनों लोग शामिल थे। मोहम्मद ताहा और मोहम्मद जमाल, ये दोनों व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं। हत्या में शामिल कई अन्य की तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों के पास से चाकू भी बरामद किया गया है। लखनऊ से ये खबर। तो मोहम्मद जैद नामक युवक की हत्या में ये शामिल थे। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल मोहम्मद ताहा और मोहम्मद जमाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या में शामिल कई अन्य हत्यारों की अभी तक तलाश जारी है। आरोपियों के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। तो 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाजार खाला पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से अहम खबर, बाजार खाला पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जैद नामक युवक की हत्या में शामिल थे ये दोनों। मोहम्मद ताहा और मोहम्मद जमाल की गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य सहयोगी जो हत्या में शामिल थे उनकी तलाश जारी है। आरोपियों के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। यह अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाजार खाला पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो लखनऊ से अहम खबर, बाजार खाला पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त यह अहम खबर, 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद जैद नामक युवक की हत्या में ये दोनों शामिल थे। अगली अहम खबर बहराइच से है, जहां तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, युवक तमंचे के साथ बेखौफ होकर बना रहा रील। ग्राम जुड़ा गांव निवासी बताया जा रहा है ये युवक। नानपारा कोतवाली पुलिस लगातार अनजान बनी रही। ग्राम जुड़ा गांव निवासी का बताया जा रहा है ये युवक। नानपारा कोतवाली पुलिस इस घटना से अनजान बनी रही। तो बहराइच से यह अहम खबर, तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। थाना कोतवाली नानपारा का यह मामला है। युवक तमंचे के साथ बेखौफ होकर रील बनाता नजर आया। ग्राम जुड़ा गांव निवासी बताया जा रहा है ये युवक। नानपारा कोतवाली पुलिस इस घटना से अनजान बनी रही। तो लगातार युवाओं पर रील बनाने का ये नशा चढ़ा हुआ है, रील बनाने का। ऐसे में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और बहराइच में इस तरीके की घटना सामने आई है। तमंचे से रील बनाने का यह वीडियो वायरल हुआ है। बहराइच से अहम खबर, युवक तमंचे के साथ बेखौफ होकर बना रहा रील। थाना कोतवाली नानपारा का यह पूरा मामला है। तो बहराइच से अहम खबर, तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बेखौफ होकर यह युवक तमंचे के साथ रील बनाता नजर आ रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव से अगली खबर है, जहां हरदोई मार्ग पर बोरी में नोटों की कतरन मिली है। पूर्व में भी कतरन भरी बोरियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरी में नोटों की एक कतरन मिली है, तो पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यह अहम खबर उन्नाव से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्नाव हरदोई मार्ग पर नोटों से भरी बोरी मिली है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर नोटों की कतरन मिली है।
आपको बता दें कौशाम्बी से यह खबर है, पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरी में नोटों की कतरन मिली है। कौशाम्बी से यह अहम खबर, उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरी में नोटों की कतरन मिली है। पूर्व में भी कतरन भरी बोरियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू की है। तो उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरी में ये नोटों की कतरन मिली है। इससे पहले भी कई बोरियां मिली हैं नोटों की कतरन की, और एक बार फिर से उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरों में नोटों की कतरन मिली है। पूर्व में भी कतरन की कई बोरियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। कौशाम्बी से इस वक्त की अहम खबर, उन्नाव हरदोई मार्ग पर बोरी में नोटों की कतरन मिली है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां संदीपन घाट थाना क्षेत्र के दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन की मरधरा क्रॉसिंग पर पुल की दीवार गिर गई। दीवार में दबकर एक राहगीर की मौत हो गई। आपको बता दें स्थानीय लोगों ने मृतक को बाहर निकालकर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मृतक की पहचान पुलिस ने जीवनगंज गांव के जगरूप पटेल के रूप में की है। तो निर्माणाधीन आरोपी की दीवार गिरी है। यह अहम खबर, चपेट में आकर राहगीर की मौत हुई है। दीवार गिरने से यह युवक उसमें दब गया। मरधरा क्रॉसिंग के पास आरोपी बन रहा था। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की दीवार गिरने से ये व्यक्ति की दबकर मौत हुई है। राहगीर की ये मौत हुई है। मरधरा क्रॉसिंग पर बन रहा है रेलवे ओवरब्रिज। तो निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की दीवार गिरी है, जिसके नीचे दबकर राहगीर इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शामली जनपद में स्वास्थ्य विभाग मरीजों के हालात को देखकर भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब नजर आ रहे हैं, वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों के चैम्बर के आगे मरीजों की लंबी लंबी लाइनें रोजाना अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावस्ती जिले में आयोजित भाजपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में 58 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने सिरसिया ब्लॉक के लक्ष्मणपुर बाजार पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपना दल और भाजपा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक का सबसे मजबूत गठबंधन है। मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, वहां भाजपा वाले कप और प्लेट के अंदर कमल का फूल देखकर बटन दबाने जा रहे हैं। इसलिए अपना दल वालों से कह रही हूं कि कमल के फूल में कप और प्लेट को मानकर बटन दबाओगे। मैं अपने भाई के लिए वोट मांगने आई हूं, जिनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। ये केवल सरल और सहज ही नहीं, योग्य भी हैं। केवल संसद में जाकर कोई कठपुतली या मूक दर्शक के रूप में बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि, ये ऐसे जनप्रतिनिधि बनेंगे जो बड़े बड़े मंत्रियों से खींचकर इस जिले के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाने का काम करेंगे। मिर्जापुर जहां से तुम्हारी अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है,
अगली खबर जालौन से है, जहां बतासे के गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई है, जिसमें गोदाम में रखा पेठा, बतासे एवं चीनी जलकर खाक हो गई है। हालांकि मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई के मोहल्ला प्रेम नगर मामा चाट वाली गली में मयूर ट्रेडर्स नामक दुकान में दुकानदार के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा पेठा, बतासे एवं चीनी आदि जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया, तब जाकर आग को काबू किया जा सका। 1:30 और 2 के बीच में हम मौके पे नहीं थे। अच्छा। हम स्टैंड पे पेठा उतरवा रहे थे। अच्छा। अचानक घर से खबर आई तो गाड़ी हमने हड़बड़ में एकदम हड़बड़ाए गिर पड़े। जल्दी से हम जहाँ गाड़ी की आग बुझाई जाती सीधे हम जिला परिषद भगोरा के लिए चले गए। अच्छा। वहाँ पे हमने उनको सूचना दी और सूचना के हिसाब से हम उनको गाड़ी को अपनी साथ में लेके आए। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया वो लगभग? नुकसान तो इसमें कोई गिनती नहीं है, इसके बिल भी है हमारे पास, मगर अभी जोड़ा नहीं है कि है कहाँ कितना नुकसान है, नुकसान का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्टिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां अधिकांश अधिवक्ता व बार एसोसिएशन इसके समर्थन में है, वहीं कुछ इसके विरोध में भी है। इसी को लेकर देहरादून बार एसोसिएशन ने आज बैठक आयोजित की, जिसमें इस विषय पर व्यापक समर्थन की मांग की। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने कहा कि बैठक में इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इसको लेकर हम एप्लीकेशन भी डालेंगे, साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करके जनमत संग्रह भी करवाया जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था, मीटिंग हुई थी 10 मई को सिद्धार्थ होटल में, जिससे गढ़वाल रीजन के और इस हरिद्वार के सब मिला के 13 बार काउंसिल के मेंबर भी थे, जिसमें हमारे द्वारा एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। उसी मीटिंग के सापेक्ष में कि वहाँ पे पूरे गढ़वाल के लोग भी बुलाए गए थे और लोग भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सेक्रेटरी भी आए थे। इनकी एक आम सभा आज आहूति करी गई थी और विषय जो था वो जो SLP में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चलेगी उसको लेकर के था कि हम लोगों की कार्य योजना आगे क्या होगी। उसी भी विषय पर चर्चा हुई और हम लोग एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एक लॉयर एंगेज करके हम लोग उसमें इंटरवीन करेंगे, पार्टी बनने की एक दरखास्त करेंगे, ये हमारी है। और पॉलिटिकल उसमें भी हम लोग पैड बनाने के लिए विधायकों से, मंत्रियों से, MP से, इनसे संपर्क करेंगे और जनमत संग्रह की बात हो रही है, वोटिंग चली रही है और जनता को जागरूक करेंगे कि इसमें जो पक्ष में या विपक्ष में जिसमें भी वोटिंग करना चाहे वोट में पार्टिसिपेट जरूर करें। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां बीते दिनों शांति कॉलोनी में युवक पर फायरिंग और सरेआम पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। हरप्रीत उर्फ हैप्पी पुत्र जर्नैल सिंह निवासी शांति कॉलोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 11 मई को वह अपने दोस्तों मोहित के साथ जब रेशमबाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी होली चौक रेशमबाड़ी के पास घात लगाकर बैठे 10-12 युवकों ने उस पर तमंचा तानकर फायर कर दिया, जिसमें वह बाल बचा। हमलावरों ने आपको बता दें, हमलावरों ने लात घूंसों और बेल्टों से उसकी सरेआम पिटाई भी की, जिसका CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया। मामले में पुलिस ने सुहेल, समीर, रिजवी सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस पंजीकृत कर लिया। SSP ने सरेआम गुंडागर्दी करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर CCTV फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिगों सहित कुल 5 साथी आरोपियों को घटना में प्रयुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम विकास को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वार्षिक व मासिक लक्ष्यों को लेकर समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बताया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस दौरान प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल गाँव का विकास करने के निर्देश CDO द्वारा दिए गए। साथ में उसके साथ उसको ब्लोअर और एरेशन सिस्टम उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो योजना नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। वीडियो में पौड़ी ने एक मॉडल एस्टिमेट बनाया है, मैं अगर दिखा देता हूँ तो वो आप लोग की तरफ से आने पे इजी रहता है। तो नहीं कर पा रहे तो बताना चाहेगा एग्रीकल्चर
50,000 मनरेगा का कंपोनेंट होगा, जिससे कि वो बेस निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही हैं, उसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उन योजनाओं में जो हमारे वार्षिक टारगेट होते हैं और जो मंथली टारगेट होते हैं, उनमें विभागों की एवं हमारे विभिन्न विकास खंडों की क्या प्रोग्रेस है, उसकी समीक्षा बैठक थी, नियमित रूप से की जाती है और साल भर के आने वाले साल की भी कार्य योजना पर हमारे द्वारा उसमें समग्र चर्चा की गई है, विचार किया गया है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देशों पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों में काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं एनजीटी में 13 मई को सुनवाई हुई, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बस्तियों को आपने चिन्हित किया है उन्हें 30 जून तक हर हाल में हटाना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2016 के बाद से किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियम अनुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनजीटी में 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हमने ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटेगी और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अब ये टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वोट लेने के लिए कोई आया हो? वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं। वोट जब अभी हमने सिद्धू वाला यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। तो क्या कहना है? बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। यही है, मतलब बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। 20-25 साल यहाँ पे। कभी कोई आया है आपको इस बारे में? नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं है। तो सुना कैसे आपने? बस यही इधर उधर से सुनते थे, भी हटाएंगे बस्ती हटाएंगे। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक इसकी कंप्लायंस अवश्यमेव कर ली जाए। वहीं निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराकर चुनाव में इसका लाभ लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इन प्रशासकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है। इससे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विपक्ष सरकार पर एक बार फिर को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है, लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं, लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। और ऐसे ही वो 8 मामले निकले जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा भाई जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है 2016 के बाद। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है।
लेकिन आपको निर्माण का आपका विषय है, तो जिनमें पहले से आपके कनेक्शंस मौजूद है, जो ये प्रमाणित कर रहा है कि 2000 से पहले के निर्माण है, तो उनको छोड़ा जाए। तो मैंने कल उसमें जो अपने नगर आयुक्त हैं उनसे भी बात किया, जो उसको देख रहे हैं, तो उसमें जांच होकर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन कुल मिला के पूरी मलिन बस्तियों के लिए नहीं है, ये एक गलत तरह की बातें फैलाई जा रही है। ये 2016 के बाद जो नए निर्माण है, पुराने निर्माणों में जो नए निर्माण है उन पर ये कार्रवाई है, और उसके लिए भी हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। अच्छा, केदारनाथ में वीआईपी के यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूंगी कि भाजपा का दूसरा नाम ही लोगों को डराना, धमकाना और जुमलेबाजी करना है। आप देखिए, पहले आपने जो है उनको नियमितीकरण करने का आप जो है उनको आश्वासन देते हैं कई साल तक, लेकिन जैसे चुनाव आता है आप उनके ऊपर, आपको ऐसा क्या डर मलिन बस्तियों से है कि आप चुनाव के टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव पीछे करने की कोई उनकी एक ऐसी प्रक्रिया या कोई साजिश है कि ताकि इस तरह के बमंडर उठाएं, लोगों को परेशान करें और चुनाव पीछे खसक जाएं, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। देखिए, वो लोग इतने समय से रह रहे हैं यहाँ पे, आपने जब पहले बसने के टाइम पे उनके पे ध्यान नहीं दिया तो आप अचानक उनको बेघर कैसे कर सकते हैं? तो उनके लिए पहले कोई प्लान, उनके लिए घर कहीं पे बनाए, उसके बाद उनको वहाँ से हटाने की बात करें। और मेरे ख्याल से इस पे कांग्रेस सरकार ने जब विधेयक लेके आए थे कि नियमितीकरण होना चाहिए, आपने भाजपा सरकार ने इसको बिल्कुल भी आगे नहीं खसकाया और आए गए दिन लोगों को डराने धमकाने के काम भाजपा सरकार करती है, जो अपने आप में निंदनीय है। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अपने समय में देखें तो इन्होंने किस प्रकार से उस समय काम किया है, कभी भी इन्होंने स्थानीय जनता के साथ, अगर देखें आवास देने का काम किया तो हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास की योजना बनाई है, हमारे गरीब परिवारों को जो है आवास दिया है, भोजन की व्यवस्था कराई है, हर प्रकार से राशन की व्यवस्था, हर प्रकार से व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड, इतनी बड़ी व्यवस्थाएँ करी हैं। इससे इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तिलमिला गई है। अगर कहीं मलिन बस्तियाँ जो हैं हम उनके साथ हैं और हर प्रकार के, क्योंकि आवास भी हम देने का काम कर रहे हैं, हम कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार से उजाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इनको पता है कि अगर हम इन बातों को लेकर अगर जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, जो जिनको पता नहीं है, उनको भ्रमित किया जा सके और उनको सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ थे इतने वर्षों से सोए हुए थे? इन्होंने क्यों नहीं अपने समय में कुछ काम किया? कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। एक ओर जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए। सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर उन्हें उजाड़ कर बेघर किया जाएगा? सवाल ये। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने तीनों शवों को पीएम के लिए भेजा है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की यह मौत हुई है। दोनों बाइकों के आमने सामने टक्कर से 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस वक्त यह बड़ी खबर अमरोहा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हुई है जिसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो अमरोहा से यह बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा से इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हुई है और दोनों बाइकों में सवार 3 लोगों की यह दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है और इस पे सवार 3 लोगों की दुखद मौत हुई है।
और सीरब चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरब, 3 लोगों की दुखद मौत हुई है सड़क दुर्घटना में, कैसे घटित हुई है घटना, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला अमरोहा जनपद का है, जहां पे जो है ये धनोरा थाना क्षेत्र के गांव है रसूलपुर, वहां के पास की घटना है, जहां पे एक बाइक इधर से जाती है, दूसरी बाइक उधर से आती है। आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण होती है जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत होती है और 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर से 3 लोग हाथों हाथ खत्म हो जाते हैं। तीनों शवों को जो है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीएम के लिए भेज दिया है। एक जो मृतक हैं वो बिजनौर के रहने वाले हैं, वह एक जो है वो चिचैला कला के रहने वाले थे और ये जो है इनके परिवार दोनों ही मौके पर पहुंच गए हैं और पुलिस जो है जो भी कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम के बाद में ही पुलिस द्वारा की जाएगी। जी सीरब, दोनों बाइकों पे सिर्फ यही 3 लोग सवार थे या अन्य और भी लोग थे? जी बिल्कुल, बताते हैं इस चीज की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है, इसकी पूरी तरह से पुष्टि हो गई है, क्योंकि वहां जो है अभी पूरी तरह से रात का मामला है और जो बाइकों से जो आमने सामने की टक्कर हुई है, सिर्फ उन लोगों को देखा जा रहा है कि इसमें जो है जो मरने वाले हैं उनको पहले जो है निकाला जाए और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इसके बाद में पुलिस जो है जैसे ही इसकी पूरी जानकारी होगी वो अपडेट कराया जाएगा। जी निश्चित रूप से सीरब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें अमरोहा में यह बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अमरोहा से यह बड़ी खबर। तो देश की बात